Friends, and welcome in my YouTube channel Abhigita Drug Pharmacology. Today we are discussing about the new disorder of the abdominal cavity का जो GID का आपका नया डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे. दैट इज़ ए हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस आप जानते हैं, हेपेटिक मैंने आपको पहले बताया था. हेपेटिक का रिलेशन किससे होता है? लीवर से. और रीनल का रिलेशन किससे होता है? रीनल मतलब किडनी से. तो यानी हेपेटाइटिस का मतलब होता है, मैंने बताया था आपको पहले की प्रीफिक्स, जिसमें सफिक्स मतलब क्या? लास्ट वाला वर्ड. प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग वाला वर्ड. जब जिसमें सफिक्स आइटिस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशंस. क्या होता है? इन्फ्लामेशन. अब यहाँ वर्ड क्या है? हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस मतलब क्या? हेपेटाइटिस मतलब क्या? हेपेटाइटिस, हेपा वर्ड कहाँ से आया? हेपेटिक से. हेपेटिक यानी कि लीवर. टाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, यानी कि लिवर का इन्फ्लामेशन, यानी कि लिवर इन्फ्लामेशन इज आल्सो कॉल्ड हेपेटाइटिस. इज आल्सो कॉल्ड लिवर इन्फ्लामेशंस. तो आज हम बात करेंगे लिवर इन्फ्लामेशन की, हेपेटाइटिस की. क्या है हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस refers to an inflammatory condition of the liver. It's commonly caused by the viral infections, but there is other possible cause of hepatitis. हेपेटाइटिस होता है मेनली इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जो लिवर की, जो कि मेनली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, और कभी कभी और भी कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाती है, या फिर आपके लिवर में इन्फेक्शन हो सकता है. दिस इंक्लूड द ऑटोनोमिक हेपेटाइटिस डेट अकर और सेकेंडरी रिजल्ट ऑफ मेडिकेशंस. कभी कभी ऐसा होता है कि हेपेटाइटिस ऑटोनोमिक डिसीज़ के कारण ऑटोमेटिक सिस्टम के हाइपर एक्टिवेशन की वजह होती है. कभी कभी कोई मेडिकेशंस लॉन्ग टर्म चल रहे हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकती है. ड्रग्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, अल्कोहल लॉन्ग टाइम तक लिया जाए, दैट आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेपेटाइटिस. Autoimmune hepatitis is a disease that occurs when your body makes antibody against your liver tissue. ऑटोनॉमी जो हेपेटाइटिस होती है मेनली जब होती है जब आपके लिवर में जो टिश्यू हैं उसके अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएँ, तो उस वो एंटीबॉडी क्या करेंगे? आपके लिवर के टिश्यू की सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देंगे, जो कि थोड़ी इन्फ्लामेशन करता है लास्ट में आके, और हेपेटाइटिस जैसी कंडीशन इंड्यूस करते हैं. लिवर इज लोकेटेड इन द राइट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. इट इज परफॉर्म द क्रिटिकल फंक्शन ऑफ द वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन इंक्लूडिंग. लिवर आपको बताया होगा जब आपको सर ने GID पढ़ाया होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपके सिलेबस में है HEP में, तो उसमें आप सर ने आपको पढ़ाया होगा कि लीवर जो है वो आपका अपर राइट पोजीशन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जो कि डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है. मेटाबॉलिक फंक्शन बहुत सारे होते हैं जिसको परफॉर्म करता है, जिसमें हम ले सकते हैं बाइल प्रोडक्शंस, इज इसेंशियल फॉर डाइजेशन. बाइल का प्रोडक्शन करते हैं, या बाइल का जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी. जो फैटी सब्सटेंस होते हैं उनका इमल्सिफिकेशन बाइल की हेल्प से होता है, और इमल्सिफिकेशन की वजह से ही वो क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो पाते हैं. इसी तरह फिल्टरिंग ऑफ टॉक्सिन जितने भी होते हैं उनको फिल्टर करने का काम भी होता है. एक्सक्रीशन ऑफ द ब्लूब्रीन, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स एंड ड्रग्स, इनका एक्सक्रीशन बॉडी से बाहर निकालने के लिए. ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस करने के लिए. स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन्स, मिनरल्स एंड विटामिन A, D, E, K. These are the various functions of the livers that are essential for the surviving. But during the liver inflammation या हेपेटाइटिस के टाइम में क्या होता है? ये सभी जो फंक्शन ऑफ लिवर हैं ये अफेक्टेड होते हैं. ये फंक्शन प्रॉपर तरीके से प्ले नहीं हो पाते हैं, जो कि जब ये फंक्शन प्रॉपर तरीके से रोल प्ले नहीं हो पाएंगे, फंक्शन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहे हैं, तो उस वजह से क्या होती है? क्रिटिकल कंडीशन, कॉम्प्लिकेशन होती हैं, और डिसीज़ लाइक कंडीशन में वेरियस डिसीज़ लाइक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती हैं. अब मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो वायरल हेपेटाइटिस है. वायरस की वजह से जो हेपेटाइटिस हो रही है उसकी बात की गई है. तो वायरल इन्फेक्शन ऑफ द लिवर दैट आर क्लासिफाइड एज हेपेटाइटिस इंक्लूडिंग द हेपेटाइटिस A, B, C, D, E. तो वायरस इन्फेक्शन की ऑफ लिवर, वायरस जो इन्फेक्टेड करता है लिवर को, उसे क्लासिफाइड किया गया हेपेटाइटिस के लिए 5 कैटेगरी में. हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D एंड हेपेटाइटिस E. ए डिफरेंट वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईच टाइप ऑफ द वायरस ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस. और हर हेपेटाइटिस में A की बात करें, B की बात करें, C की बात करें, D की बात करें, E की बात करें, सभी हेपेटाइटिस में डिफरेंट टाइप के वायरस होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हेपेटाइटिस A इज ऑलवेज इज एन एक्यूट एंड समटाइम्स शॉर्ट टर्म डिजीज, while हेपेटाइटिस B, C, D आर मोस्ट लाइकली बिलोंग टू द ऑनगोइंग क्रोनिक कंडीशंस. एंड मतलब क्या है? हेपेटाइटिस जो A है वो आपकी एक्यूट डिसीज होती है. एक्यूट मतलब क्या है? जैसे ही इन्फेक्शन हुआ किसी को, तुरंत आपको उसके सिम्टम्स ऑब्जर्व होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ ही दिन में वो क्या होती है? ठीक हो जाती है. दैट इज़ द एक्यूट और शॉर्ट टर्म डिसीज़. ठीक है.
वाइल द हेपेटाइटिस बी एंड सी डी आर मोस्ट लाइकली टू बिकम ऑनगोइंग और क्रोनिक। ये बी और सी डी जो हैं वो आपकी क्या होती हैं, वो क्रोनिक कंडीशन इंड्यूस करते हैं, यानी लॉन्ग टाइम तक इन्फेक्शन का होगा, लॉन्ग टाइम में काफ़ी इंक्यूबेशन पीरियड इनका लॉन्ग होगा और साथ में बहुत टाइम तक ये इन्फेक्टेड करती हैं। छोटे समय में सही नहीं होती, इनको सही हील होने के लिए लंबा समय चाहिए होता है। हेपेटाइटिस जो ई है इज यूजली अक्यूट बट कैन ए पर्टिकुलरली डेंजरस इन द प्रेग्नेंट वुमन। वैसे तो हेपेटाइटिस ई अक्यूट होती है, मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म डिजीज़ है जो ठीक हो सकती है, बट हम अगर प्रेग्नेंट वुमन की बात करें तो उसके लिए डेंजरस हो सकती है। अब हम 1 बाय 1 टाइप ऑफ हेपेटाइटिस को डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए इज यूजली ए इन्फेक्शंस विद हेपेटाइटिस ए वायरस। ए वायरस की वजह से इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस ए हो जाता है। दिस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज मोस्टली ट्रांसमिटेड बाई कंज्यूमिंग ए फूड वाटर कंटेमिनेटेड बाई फेसेस फ्रॉम ए पर्सन इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस ए। ये जो होता है हेपेटाइटिस जो होता है, इसका कारण मेनली यही है कि जो हम फूड और वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो आपका फीसिस फीकल कंटामिनेटेड वाटर होता है। जो पर्सन्स इन्फेक्टेड है उसका फीकल मटेरियल उसमें आ गया है, उस वजह से इन्फेक्टेड वाटर की वजह से क्या होता है, ये हेपेटाइटिस ए टाइप की इन्फेक्शन होती है। इसलिए आजकल कहते हैं कि नदियों का, तालाबों का खारा पानी का, मतलब पानी का यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें क्या होता है, किसी पर्सन के फीकल मटेरियल्स होते हैं वो आसानी से कंटेमिनेट कर देते हैं। और ख़ासकर ड्यूरिंग द बारिश के टाइम में तो किसी भी कंडीशन में नदियों का पानी या खुला पानी, खुले पानी, तालाब का पानी कभी भी किसी को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारिश के समय में क्या होता है, जो खेतों में, आपको पता है, खेतों में और जगह ओपन जगह बहुत लोग शौच कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उनका कंटामिनेटेड मटेरियल है, कंटामिनेटेड फीकल मटेरियल है, वो आपका क्या होता है, वो नदी में या तालाब में पहुंच जाता है, जो कि बाद में इन्फेक्शंस कॉज करता है, ऐसे हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शंस। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन जो हो रहा है वो कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड की वजह से होता है, जो कि किससे कंटामिनेटेड हुआ है, जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन था उसकी फीकल मटेरियल से कंटामिनेटेड हो गया है। अब बात करता हूँ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू द कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टिशियस बॉडी फ्लूइड्स सच एज ब्लड, vaginal secretions, semen contaminated with the hepatitis B वायरस। अब हेपेटाइटिस बी वायरस जो बी इन्फेक्शन जो होता है वो ट्रांसमिट होता है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टिस फ्लूइड। किसी पर्सन को इन्फेक्शन है, किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी वायरस है का इन्फेक्शन है, उसके जो बॉडी फ्लूइड के हाँ कॉन्टैक्ट होगा, उस वजह से क्या होगा, दूसरे पर्सन को भी हेपेटाइटिस बी का खतरा बढ़ जाता है। चाहे बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड से कॉन्टैक्ट हो जाए तो भी होगा, वेजिनल सिक्रेशन से कॉन्टैक्ट हो जाए तभी भी हेपेटाइटिस बी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है, सीमेन की वजह से भी हो सकता है, कंटेमिनेटेड विद द हेपेटाइटिस बी वायरस वाले इन पर्सन की वजह से। ठीक है, इंजेक्शन ड्रग यूज, हैविंग सेक्स विद इन्फेक्टेड पार्टनर एंड शेयरिंग डेजर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सनस इंक्रीजिंग योर रिस्क ऑफ गेटिंग द हेपेटाइटिस बी। किसी का एक ही सुई सिरिंज का यूज़ करना, उसकी वजह से भी चांसेस हो सकते हैं, या किसी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ में इंटरकोर्स करने की वजह से भी दूसरे पर्सन को भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। और किसी भी रेजर या ब्लेड का यूज़ किसी पर्सन ने किया है, उस पर्सन का ब्लेड यूज़ करने की वजह से भी हो सकता है। इसलिए हम आजकल देखा होगा कि आम तरीके से हम लोग ब्लेड अवॉइड करते हैं, सिरिंज भी अवॉइड करते हैं। एक सिंगल डिस्पोजल सिरिंज होती है, उसको यूज़ किया, फेंक दिया, सेम ब्लेड को यूज़ किया, फेंक दिया, आपको दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की बात। हेपेटाइटिस सी कम फ्रॉम द हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी इज ट्रांसमिटेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स, टिपिकली थ्रू द इंजेक्टेड ड्रग्स यूज एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये भी उसी तरह का जिस तरह हेपेटाइटिस बी था, लेकिन इसमें मेन डिफरेंस ये है कि इंजेक्शंस जो हैं, इंजेक्शन मतलब सिरिंज है, तो उनसे ज़्यादा ही ये ट्रांसमिट होता है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ज़्यादा ट्रांसमिटेड होता है। अब बात करें हेपेटाइटिस डी की बात। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डेल्टा हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। हेपेटाइटिस डी इज ए सीरियस लिवर डिसीज कॉज बाय द हेपेटाइटिस डी वायरस। डी वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस डी वायरस इज ए कॉन्ट्रैक्ट विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड इन्फेक्टेड ब्लड्स। ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से। हेपेटाइटिस डी इज रेयर फ्रॉम द हेपेटाइटिस दैट ओनली अकर इन द कंजक्शन विद हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस। द हेपेटाइटिस डी वायरस कैन नॉट मल्टीप्लाई विदाउट द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी। यानी कि हेपेटाइटिस डी जो है वो रेयरली कंडीशन में हेपेटाइटिस होती है, क्योंकि ये उसी पर्सन में होगी जिस पर्सन के अंदर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है।
हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जब लॉन्ग टाइम तक बना हुआ है तो बाद में उस पर्सन में हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन भी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हेपेटाइटिस जो डी वायरस है वो मल्टीप्लाई तभी कर पाएगा, डिवाइड तभी कर पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, अब बात करते हैं हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई ये वाटर बोर्न डिसीज़ है कॉज बाय द हेपेटाइटिस ई वायरस। हेपेटाइटिस ई इज मेनली फाउंड इन द एरिया ऑफ पुअर सैनिटाइजेशन, टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम इंजेक्शन फीकल मटेरियल डेट कंटामिनेटेड विद द सप्लाई वाटर्स। मैंने बताया था आपके पास हाइजीन कंडीशन नहीं है, जो सप्लाई वाटर है, जो वाटर जो ड्रिंक कर रहे हैं उसमें किसी तरीके से कंटामिनेटेड हो गया है तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस ई वी इन्फेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं कॉमन सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस क्या क्या हो सकते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम्स बिटवीन द एक्सपोजर ऑफ हेपेटाइटिस एंड द ऑनसेट ऑफ द इलनेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड्स। आपने आजकल सुना होगा कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें क्या है कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो जाता है लेकिन उसको सिम्टम्स ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं। अब इसका कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड माना है वो 10 से 12 डेज माना है, सॉरी 1 वीक से लेकर 4 दिन से लेकर 10 से 12 दिन तक माना हुआ है। तो 4 से लेकर 10 से 12 दिन के बीच में आपको सिम्टम्स ऑब्जर्व हो सकते हैं, नहीं तो सिम्टम्स ऑब्जर्व नहीं होंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो अब स्टार्टिंग में जब कोरोना वायरस के केसेस आए तो जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको क्वारंटाइन किया जाता है 15 डेज तक। वो 15 डेज तक वो क्वारंटाइन करेंगे, 15 डेज तक उनके सिम्टम्स ऑब्जर्व हो पाएंगे। अगर 15 डेज तक सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं इसका मतलब क्या, इनको इन्फेक्शन कोरोना वायरस का नहीं है। तो इसलिए 15 डे का क्वारंटाइन पीरियड रखा गया था। क्योंकि इसी तरीके से क्या होता है, यहाँ भी हेपेटाइटिस क्या है, एक वायरस है, वायरस की वजह से होता है। इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड होगा। इंक्यूबेशन पीरियड पहले क्लियर समझ लो क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड जब से वो वायरस हमारे बॉडी के अंदर घुसा, इन्वेड हुआ और उसके बाद में हमारी बॉडी में कोई भी सिम्टम्स ऑब्जर्व नहीं हो रहे हैं और सिम्टम ऑब्जर्व होने में 10 दिन लग गए, तो वो घुसना जो हमारे बॉडी में घुस गया, आ गया वायरस, और वो 10 दिन बाद जब सिम्टम ऑब्जर्व हो रहे हैं तो ये 10 दिन का पीरियड जो होगा वो क्या कहलाएगा, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। ठीक है, तो द इंक्यूबेशन पीरियड वेरी डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक हेपेटाइटिस वायरस। हर वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड डिफरेंट हो सकता है। हेपेटाइटिस ए वायरस इंक्यूबेशन पीरियड जो 15 से 45 दिन का जो इंक्यूबेशन पीरियड है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो उसका वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 45 से 160 डेज़ का है। और हेपेटाइटिस सी वायरस जो है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 वीक से लेकर 6 मंथ तक के जो होता है। ठीक है, सैनम सिम्टम्स की बात करें तो फैटिगी, थकान होती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको ऑब्जर्व होंगे, डार्क यूरिन हो जाएगी, यूरिन का येलोइश कलर ज़्यादा आएगा, पेल स्टूल होगा, स्टूल भी येलो पेलिश हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम होने लगती है, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, वेट काफ़ी लॉस होने लगेगा, साथ में येलो स्किन, आई और स्किन येलोइश हो जाती है, और जॉन्डिस लाइक सिम्टम हमको ऑब्जर्व होते हैं। क्योंकि जॉन्डिस लाइक सिम्टम जो ऑब्जर्व होंगे क्योंकि लीवर क्या है वो ग्लोबिन का सिक्रेशन नहीं कर पाएगा, ज़्यादातर टॉक्सिन या ग्लोबिन बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो भी आपका क्या होगा, ये जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स ही ऑब्जर्व हो जाएंगे। ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो किस तरीके से ये हमारे लीवर को इन्फेक्टेड करता है, देखें तो क्या होता है। द स्पेसिफिक मैकेनिज्म वेरी डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइंग कॉज ऑफ हेपेटाइटिस। जनरली देयर इज ए इनिशियल इंसर्ट द कॉजेज liver injury and activation on inflammatory response which can become a chronic and leading to progressive fibrosis and cariosis। ठीक है, तो मेनली क्या है कि इस मैकेनिज्म जो है पैथोफिजियोलॉजी डेवलप करने की वो क्या है कि हेपेटाइटिस वायरस जैसे ही बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है तो उसके बाद में क्या होता है, लीवर इंजरी जनरेट होती है, लीवर इंजरी होगी और साथ में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से, इंजरी की वजह से क्या होगा, ये मतलब इंजरी होगी, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होंगे, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस जैसी सिम्टम्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, बीच में क्रोनिक भी हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो लीवर टिश्यू होते हैं उनमें फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस मतलब क्या है कि जो हमारी फाइब्रोसिस स्टेज वो होती है जब कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं और पैरेन्काइमा टिश्यू उसमें जनरेट हो जाते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू क्या होते हैं, रेडनेस टाइप के होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू में स्ट्रेंथ होती है। और पैरेन्काइमा जब टिश्यू वहाँ डेवलप हो जाएंगे तो वहाँ पर बॉन्ड की हीलिंग नहीं हो पाती है, तो यह फाइब्रोसिस हो जाता है। क्रायोसिस भी वही कंडीशन है, तो क्रायोसिस भी क्या है, इसका लॉन्ग टर्म कंडीशन हो गई। क्रायोसिस में क्या वो घाव होगा वो ठीक नहीं हो पाएगा, कंट्री उसमें ल्यूकोसाइट्स हैं और पैरेन्काइमा सेल्स है वो डेवलप होती रहेगी, और वो बॉन्ड हीलिंग, वो घाव है वो हील नहीं कर पाता है, और वो इन्फ्लामेशन कंट्री में बढ़ता चला जाता है। द पाथवे बाई विच द हेपेटिक वायरस cause virus hepatitis is the best understood in the case of hepatitis B and C.
अगर हम देखें द पाथवे विच हेपेटाइटिस वायरस कॉज वायरल हेपेटाइटिस होती है, वो हम बी और सी हेपेटाइटिस से अच्छे समझ सकते हैं। तो वायरस डू नॉट डायरेक्ट कॉज ए एप्टोसिस, वायरस डायरेक्टली सेल को डेथ नहीं करता है, सेल में एप्टोसिस नहीं करता है। ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन ऑफ द लिवर सेल एक्टिवेट द इनिशिएट एंड एडेप्टिव आर्म्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ये क्या करेंगे, जैसे जैसे वो आपका वायरस आपके लिवर में पहुंचेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेशन इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, लीडिंग टू इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होती हैं। और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से क्या होते हैं, जो आपके लिवर की सेल होती हैं, सेलुलर डैमेजिंग और सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है। किसकी वजह से, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, क्योंकि वो जो लिवर में जो आपका वायरस आया है उसको मारने के लिए शुरू हुए थे। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि इतने इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हुए, वो वायरस को इतना नहीं मार पा रहे हैं, वो खुद ही सेल को इन्फेक्टेड कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वायरस जो होता है वो आपका खुद ही नहीं करता है, वायरस किसी सेल के अंदर घुस जाएगा, इंजेक्ट रह जाएगा और उसके जेनेटिक मटेरियल यूज़ करके फिर डिवाइड होता है। आपने 12th में पढ़ा होगा, जब किसी वायरस किसी सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर घुस गया, लिवर सेल के अंदर घुस गया, फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन किया, फिर वो बाहर निकला। अब हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो तो यही समझेगा कि वायरस कहाँ है, सेल के अंदर है, तो उसे मारने की कोशिश करेगा। जिस वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी की सेल्स वो भी डेथ होना शुरू हो जाती है, बॉडी की जो लिवर की सेल्स हैं वो किल होना शुरू हो जाती है, और जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लामेशन के लिए, यानी कि हेपेटाइटिस लाइक कंडीशन के। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, द टाइप ऑफ इम्यून सेल्स इन्वॉल्व इन द एबिलिटी ऑफ द वायरस टू इन्वेड द बॉडी डिफेंस। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कितना टाइप का, अगर वायरस है छोटा वायरस अगर ए और बी टाइप का है तो एक्यूट रिस्पॉन्स होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आसानी से वायरस को किल करके वो आपका ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स, हार्ड इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि वायरस आसानी से किल हो जाएगा और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कम प्रोड्यूस होंगी। इन्फेक्शंस कैन अदर लीड टू द क्लियरेंस एक्यूट डिसीज़ और क्रोनिक डिसीज़। अगर आपका वायरस इस तरह का है जो आसानी किल नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो और ज़्यादा तेज़ होगा, जिससे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, जो कि क्रोनिक डिसीज़ के लिए इंड्यूस करने लगती हैं। अगर वायरस कमज़ोर है तो एक्यूट डिसीज़ ऑफ हेपेटाइटिस होगी, अगर वायरस थोड़ा मजबूत है, वो किल आसानी से नहीं हो पा रहा है, तो जो हमारा सिस्टम होगा वो हाइपर एक्टिव होगा, जिसकी वजह से क्रोनिक डिसीज़ ऑफ इन्फ्लामेशंस ऑफ हेपेटाइटिस हो जाती है। ठीक है, क्रोनिक प्रेजेंस ऑफ वायरस विद इन द लिवर रिजल्ट इन द मल्टीप्लिकेशन वेव ऑफ इन्फ्लामेशन। और क्रोनिक प्रेजेंस ऑफ वायरस के लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट रहने की वजह से क्या होगा, हमारी जो लिवर है, लिवर में मल्टीपल वेव्स ऑफ इन्फ्लामेशन, कई बार साइकिल इन्फ्लामेशन चलेगी, बार बार इंजरी होगी, बार बार बाउंड हीलिंग होगी, बाउंड हीलिंग बार बार हो रही है, बाउंड हीलिंग की प्रोसेस बार बार स्टार्ट होगी, डेट ओवर टाइम लीड टू द सेक्रेसिस ऑफ एवरेज। अब बाउंड हीलिंग की प्रोसेस तो हो रही है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके हील नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से स्कैरिंग ऑफ फाइब्रोसिस और फाइब्रोसिस लाइक कंडीशन होती है। मैंने बताया फाइब्रोसिस मतलब क्या है, रेडनेस बहुत हो गया, वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी सेल्स बहुत हो गई, लेकिन बाउंड और कनेक्टिव टिश्यू रिप्लेस करके पैरेन्काइमा सेल्स पहुँच गए हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते, रेड जो सेल्स होती हैं वो पहुँच जाते हैं, और जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके हीलिंग नहीं हो पाती है। एक्यूट, जिसकी वजह से लास्ट में क्या होता है, एक्यूट कम्युनिकेटिव हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा बन जाता है, यानी कि हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा मतलब कैंसर ऑफ लिवर सेल्स हो जाता है क्रिएट, जब लॉन्ग टर्म क्रोनिक टाइम तक इसका इन्फेक्शन रहता है। इंडिविजुअल विद इम्पेयर्ड इम्यून रिस्पॉन्स आर ए ग्रेटर रिस्क ऑफ डिपेंडिंग ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शंस। Natural killer cells are a primary driver of the initial response and create a cytotoxic environment that result in recruitment of CD4 helper and CD8 hepatotoxic cells। ठीक है, इसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल विद इम्पेयर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एट ए ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए क्रोनिक इन्फेक्शंस। किसी इंडिविजुअल है जिसके इम्यून रिस्पॉन्स इतना बेटर नहीं है, या जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि क्रोनिक इन्फेक्शन में डेवलप हो जाए। अगर इम्यून सिस्टम उसका अच्छा है, हार्ड इम्यूनिटी का व्यक्ति है, तो उसमें क्रोनिक इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। अगर इम्पेयर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम इम्पेयर्ड हो चुका है, तो उसमें ग्रेटर चांस होंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन के। साथ में नेचुरल सेल्स किलर सेल्स आर प्राइमरी ड्राइवर फॉर इनिशिएट रिस्पॉन्स। जो स्टार्टिंग रिस्पॉन्स होगा वो हमारी नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं,
और एंड क्रिएटेड साइटोक्सिन इन्वायरमेंट। साइटोकाइनिन इन्वायरमेंट की वजह से क्या होगा कि CD4 टी हेल्पर सेल, CD4 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, जो कि हमारे लिवर सेल्स को क्या करती हैं, डैमेज होना शुरू कर देती हैं, जिससे लिवर में इन्फ्लामेशन होता है, हेपेटाइटिस जैसी कंडीशन को इंड्यूस करते हैं। टाइप फर्स्ट इंटरफेरेंस आर द साइटोकाइन दैट ड्राइव द एंटीवायरल रिस्पॉन्स एंड द क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी नेचुरल किलर सेल्स फंक्शन इज इम्पेयर्ड। और टाइप फर्स्ट इंटरफेरेंस होता है जो जिसकी वजह से क्या होता है, नेचुरल जो आपके नेचुरल किलर सेल्स हैं, CD4 है, CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, वो सभी ऐसे एंटीवायरल रिस्पॉन्स शो करती हैं। और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी में क्या होता है, नेचुरल किलर सेल्स फंक्शन होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, वो आपका वायरस को किल नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन कंटिन्यू बढ़ता जाता है। और क्रोनिक लिवर डिसीज़ बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाती है, लिवर कार्सिनोमा, लिवर कैंसर में चेंज हो जाती है। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ आपका हेपेटाइटिस। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आपको लगता है कि वीडियो किसी को शेयर करने पर उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस तरह के डिफरेंट टाइप के डिसीज़ के वीडियोस मिलते रहेंगे, साथ में फार्माकोलॉजी के ड्रग्स के वीडियोस भी मिलते रहेंगे। और हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।